महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंस। मतलब ज्ञान का एकमात्र स्रोत अनुभव है। लेकिन कई बार ना हम बिना गहरी समझ के या शायद अधूरे अनुभव के आधार पर ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। हाँ बिल्कुल। और शब्द, खासकर जब उनका सांस्कृतिक वजन हो, तो बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करनी चाहिए। सही कहा। और आज हमारी बातचीत कुछ ऐसी ही स्थिति पर है जहां शब्दों के कह सकते हैं गलत या शायद भ्रामक इस्तेमाल ने एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद को जन्म दे दिया है। हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार पीटर नवारो की। उन्होंने हाल ही में भारत के संदर्भ में ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया और बस हंगामा खड़ा हो गया। ये विश्लेषण इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख पर आधारित है और हमारी कोशिश रहेगी कि नवारो की टिप्पणी के पीछे के संभावित अर्थ या शायद भ्रम को समझें। खास तौर पर हम ये जानेंगे कि ये बोस्टन ब्राह्मण कौन थे जिसका जिक्र लेख में है और ये भारतीय संदर्भ से कितना कितना अलग है। और ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही जो भी समसामयिक मामलों में रुचि रखते हैं उनके लिए भी ये जानना जरूरी है कि कैसे शब्द अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मायने रखते हैं। बिल्कुल। तो हुआ यूं कि फॉक्स न्यूज पर बात हो रही थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। पीटर नवारो ने पहले तो भारत को टैरिफ का महाराजा कह दिया, फिर रूस और चीन के साथ भारत के संबंधों पर सवाल उठाए और फिर आया वो बयान जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। उन्होंने कहा, मैं कोट कर रही हूँ, मैं भारतीय लोगों से बस यही कहूंगा कि यहाँ क्या हो रहा है इसे समझें। आपके यहाँ ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये लुके। मुनाफाखोरी ब्राह्मणों द्वारा, ये अपने आप में भारतीय संदर्भ में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, इसीलिए तो इसके बाद सोशल मीडिया पर जाहिर है काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई। नवारो पर नस्लवाद, जातिवाद के आरोप लगे और एक और शब्द इस्तेमाल हुआ, प्राच्यवादी लेंस। मतलब भारत को एक खास घिसी पिटी पश्चिमी नजरिए से देखना। हाँ, जो अक्सर भारत की जटिलता को नहीं समझ पाता। तो सवाल यही है कि ये टिप्पणी इतने विवादास्पद क्यों हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नवारो जिस ब्राह्मण का जिक्र कर रहे थे वो वही है जिसे हम भारत में समझते हैं या फिर कुछ और? देखिए, अगर हम भारतीय संदर्भ की बात करें तो पारंपरिक वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर माना जाता है। उनके पास ऐतिहासिक रूप से काफी सामाजिक, धार्मिक और आप कह सकते हैं सांस्कृतिक शक्ति रही है। हाँ, ये तो ज्ञात है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। पारंपरिक रूप से ब्राह्मण वर्ग व्यापार या वाणिज्य, मतलब जिसे मुनाफाखोरी से जोड़ा जा रहा है, उससे सीधे तौर पर नहीं जुड़ा रहा है। अच्छा। उनका कार्यक्षेत्र तो मुख्यतः ज्ञान, शिक्षा, पूजा पाठ, धार्मिक कर्मकांड ये सब रहा है। तो फिर ये मुनाफाखोरी वाली बात कहाँ से आई? ये तो भारतीय ब्राह्मणों के पारंपरिक चित्रण से बिल्कुल मेल नहीं खाती। बिल्कुल नहीं खाती। और यहीं पर शायद बोस्टन ब्राह्मण का एंगल आता है, जिसका जिक्र इंडियन एक्सप्रेस के लेख में है। ऐसा बहुत संभव है कि नवारो के दिमाग में अमेरिका के इतिहास का ये वाला ब्राह्मण रहा हो। बोस्टन ब्राह्मण, ये क्या है? मतलब अमेरिका में भी ब्राह्मण? हाँ, पर ये जाति वाला ब्राह्मण नहीं। बोस्टन ब्राह्मण शब्द अमेरिका में, खासकर बोस्टन शहर के इतिहास में, एक बहुत ही अमीर, प्रभावशाली और पढ़े लिखे प्रोटेस्टेंट अभिजात वर्ग के लिए इस्तेमाल होता था। ये लोग 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत ताकतवर थे और अक्सर अमेरिका के जो शुरुआती अंग्रेज उपनिवेशवादी थे उनके वंशज माने जाते थे। ओह, तो मतलब अमेरिका का अपना एक तरह का अभिजात वर्ग जिसे ब्राह्मण कहा गया, लेकिन उसका आधार धन, शिक्षा और वंश था, जाति नहीं। ये तो काफी दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल। इन बोस्टन ब्राह्मण परिवारों ने अक्सर अपनी शुरुआती दौलत व्यापार से कमाई थी, जैसे समुद्री जहाजों के जरिए व्यापार, चीन के साथ व्यापार। अच्छा, व्यापार से तो मुनाफाखोरी वाली बात यहाँ फिट होती है। हाँ, यहाँ वो एंगल जुड़ता है। और फिर बाद में उन्होंने और पुराने स्थापित परिवारों में शादियां करके अपनी सामाजिक हैसियत और मजबूत कर ली। और मजे की बात यह है कि ये बोस्टन ब्राह्मण शब्द भी कोई प्राचीन शब्द नहीं है। इसे लेखक ओलिवर वेंडल होम्स सीनियर ने 1861 में अपने एक उपन्यास एल्सी वेनर में गढ़ा था। उन्होंने गढ़ा था? हाँ, उन्होंने बोस्टन के इन कुलीन परिवारों को शायद थोड़े व्यंग में ही न्यू इंग्लैंड की ब्राह्मण जाति कहा था। मतलब सबसे ऊंचा, सबसे पढ़ा लिखा, सबसे शक्तिशाली वर्ग। तो ये शब्द एक रूपक बन गया। तो जाहिर है इनका रहन सहन, तौर तरीके भी आम अमेरिकियों से अलग होते होंगे।
लेख में कुछ था इस बारे में? हाँ बिल्कुल। उनका जो लाइफस्टाइल था वो इंग्लैंड की एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन वर्ग से काफी मिलता जुलता था। वो कला के बड़े संरक्षक थे। बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों की स्थापना में उनकी भूमिका थी, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड, अच्छा। हाँ, और अमेरिका का पहला हाई स्कूल बॉस्टन लैटिन स्कूल, ये भी उन्हीं से जुड़ा है। फिर न्यू इंग्लैंड हिस्टोरिकल सोसाइटी बताती है कि उन्होंने कई बहुत प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल खोले, जिन्हें प्रेप स्कूल कहते हैं, जैसे चोएट, ग्रोटन, एंडोवर, फिलिप्स एक्सेट्रा। और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चे उन्हीं स्कूलों में जाते थे। मतलब एक तरह का बंद दायरा बना लिया था उन्होंने अपने लिए। सही कहा, बिल्कुल। उनकी कपड़े पहनने की एक खास प्रेपी स्टाइल थी, बोलने का एक अलग विशिष्ट लहजा था, और शादियां भी ज्यादातर अपने ही सामाजिक दायरे में होती थी। अच्छा। हाँ, मतलब एक ही जैसे स्कूल, फिर कॉलेज, फिर क्लब, और फिर आपस में ही शादियां। तो इस वजह से ना उनमें एक तरह की अंतर्विवाह या एंडोगामी की प्रवृत्ति दिखती है। ये कुछ कुछ भारत की जाति व्यवस्था जैसा लगता है। बिल्कुल। जहाँ अपनी जाति में ही शादी होती है। हाँ, कुछ मायनों में समानता दिखती है, हालांकि आधार बिल्कुल अलग है। एक तरफ धन, वंश, शिक्षा, और दूसरी तरफ जन्म आधारित जाति। पर नतीजा कुछ वैसा ही था, एक बंद समूह। इसी वजह से कई बार दूसरे लोग उन्हें थोड़ा घमंडी या अलग थलग रहने वाला भी मानते थे। और इस वर्ग में कौन लोग गिने जाते थे? कुछ जाने माने नाम हैं? हाँ, कई बड़े नाम हैं, जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एडम्स और उनके बेटे जॉन क्विंसी एडम्स। ओह, फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट भी कुछ हद तक इसी पृष्ठभूमि से थे। और मशहूर कवि टी.एस. एलियट, वो भी इसी बोस्टन ब्राह्मण वंश से जुड़े थे। टी.एस. एलियट भी? वाह। अच्छा, लेख में एक और बात थी कि ये बोस्टन ब्राह्मण अप्रवासियों को लेकर, मतलब इमिग्रेंट्स को लेकर, ज्यादा खुले विचारों के नहीं थे। हाँ, ये उनके चरित्र का एक, कह सकते हैं, विरोधाभासी पहलू है। क्योंकि अमेरिका तो अप्रवासियों का देश है। हाँ, पर ये लोग अपने सामाजिक दबदबे को लेकर बहुत सजग थे। और बॉस्टन शहर की जो भौगोलिक स्थिति है, एक प्रायद्वीप पर बसा होना, उसने भी शायद इसमें मदद की। मतलब शहर को थोड़ा अलग थलग रखना आसान था, जिससे इस अभिजात वर्ग का नियंत्रण ज्यादा समय तक बना रहा, ऐसा माना जाता है। तो उन्होंने विरोध किया अप्रवासियों का। हाँ, खासकर जो नए अप्रवासी आ रहे थे, जैसे आयरलैंड से कैथोलिक अप्रवासी, उनके बॉस्टन आने का उन्होंने कड़ा विरोध किया। पीबीएस के एक लेख में जिक्र है कि भले ही ये बॉस्टन ब्राह्मण दास्ता विरोध यानी एबोलिशनिज्म के समर्थक होने पर गर्व करते थे, लेकिन वो असल में नहीं चाहते थे कि अश्वेत अमेरिकी या कोई और भी गैर ब्राह्मण समूह उनकी सत्ता या समाज में बराबर का हिस्सेदार बने। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ किताबों पर बैन लगाने की भी वकालत की थी। ये बातें आज की कुछ राजनीतिक बहसों की याद दिलाती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये आयरिश प्रवासियों वाला मामला, खासकर केनेडी परिवार के संदर्भ में, ये काफी दिलचस्प है। हाँ, जॉन एफ कैनेडी का परिवार आयरिश कैथोलिक पृष्ठभूमि से था, और द गार्डियन के एक लेख में इस बात का जिक्र है कि कैसे बोस्टन के पुराने स्थापित WASP यानी व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट अभिजात वर्ग ने कैनेडी परिवार को कभी पूरी तरह से अपनाया नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर इतने शक्तिशाली होने के बावजूद। हाँ बिल्कुल। उस लेख में एक स्थानीय WSP महिला का कोट भी था कि उन्हें इस बात की नाराजगी थी कि आयरिश लोगों ने उनके शहर पर कब्जा कर लिया था। ये दिखाता है कि वो अपने शहर और अपनी सामाजिक स्थिति को लेकर कितने पॉजिटिव थे। और टी.एस. एलियट, जो खुद इसी वर्ग से थे, उन्होंने भी इसकी आलोचना की थी। हाँ। ये कैसे? हाँ, ये काफी रोचक बात है। टी.एस. एलियट ने अपनी एक छोटी सी कविता है दी बोस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट, उसमें उन्होंने इसी वर्ग पर कटाक्ष किया है। वो कहते हैं कि इस अखबार, जो उस अभिजात वर्ग का पसंदीदा माना जाता था, कि पाठक पके हुए मक्की के खेत की तरह हवा में झूमते हैं। पके हुए मक्खी के खेत की तरह? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो समृद्ध हैं, सुनहरे हैं, लेकिन उनमें जीवन की असली भूख या जोश नहीं है। वो थोड़े नीरस हैं, आत्मसंतुष्ट हैं। ये एक तरह से अंदर के आदमी की आलोचना थी। समझी। तो अगर इस सारी जानकारी को हम वापस पीटर नवारो की टिप्पणी से जोड़ें, तो क्या ये मानना ज्यादा तर्कसंगत लगता है कि वो मुनाफाखोरी शब्द का इस्तेमाल करते हुए इन्हीं अमेरिकी बॉस्टन ब्राह्मणों के बारे में सोच रहे थे, जो व्यापार और धन से जुड़े थे, ना कि भारतीय ब्राह्मणों के बारे में? हाँ, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। ऐसा लगता है कि उनकी शब्दावली में अमेरिकी ऐतिहासिक संदर्भ यानी अमीर व्यापारिक बॉस्टन ब्राह्मण और भारतीय सामाजिक संरचना यानी पारंपरिक ब्राह्मण जाति, इन दोनों के बीच एक घालमेल हो गया, या शायद भ्रम पैदा हो गया। वो मुनाफाखोरी वाला शब्द बॉस्टन ब्राह्मणों की व्यापारिक पृष्ठभूमि से ज्यादा मेल खाता है, भारतीय ब्राह्मणों की पारंपरिक भूमिका से कम। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उन्हें दोनों अर्थ पता हो और वो जानबूझकर ऐसा कह रहे हो।
मतलब भ्रम पैदा करने के लिए? देखिए, उनकी असल मंशा क्या थी, ये तो वही जाने। हो सकता है ये अनजाने में हुई गलती हो, बस सतही समझ का नतीजा। या ये भी संभव है कि ये जानबूझकर किया गया हो, एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल जिसके दोहरे अर्थ निकलें, ताकि एक साथ कई निशाने साधे जा सकें। पर बिना किसी स्पष्टीकरण के उनकी बात ने भ्रम तो फैलाया ही। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस के लेख में भी इशारा है, तो ये पूरा मामला दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, कूटनीति में भाषा कितनी नाजुक चीज है। हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ? ये दिखाता है कि कैसे अगर आप सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शब्दों को उनके मूल संदर्भ से हटाकर इस्तेमाल करते हैं, तो कितनी गंभीर गलतफहमी पैदा हो सकती है। ये सिर्फ सतही ज्ञान का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि ये ऐतिहासिक और सामाजिक हकीकतों को भी तोड़ मरोड़ सकता है। और खासकर जब दो देशों के बीच व्यापार और राजनीति जैसे अहम मुद्दों पर बात हो रही हो, तो ऐसी लापरवाही भरी भाषा रिश्तों को और खराब कर सकती है। तो इस पूरे बातचीत से जो मुख्य बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये हैं, पीटर नवारो के ब्राह्मण वाली टिप्पणी विवादास्पद थी। भारतीय संदर्भ में ब्राह्मणों की पारंपरिक भूमिका और अमेरिका के बोस्टन ब्राह्मण के ऐतिहासिक अर्थ में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, जमीन आसमान का फर्क है। और नवारो की टिप्पणी में ऐसा लगता है कि इन दोनों अलग-अलग अवधारणाओं को मिला दिया गया, जानबूझकर या अनजाने में। तो इसका मतलब क्या है हमारे लिए? शायद यही कि शब्दों का अपना वजन होता है ना? उनका एक इतिहास होता है, एक सांस्कृतिक संदर्भ होता है। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर या किसी भी गंभीर चर्चा में अगर हम सतही तुलना करते हैं या शब्दों का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो बात बनने के बजाय बिगड़ सकती है। संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है, खासकर जब हम इतने जटिल सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात कर रहे हों। यूपीएससी के परीक्षार्थियों के लिए तो ये एक तरह की केस स्टडी है। हाँ, कि कैसे करंट अफेयर्स को समझते समय शब्दों की बारीकी और उनके ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भ पर ध्यान देना कितना जरूरी है। हाँ। और ये हमें एक और दिलचस्प सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या अलग अलग समाजों में अलग अलग वक्त में जो अभिजात वर्ग होते हैं, एलिट्स होते हैं, उनके बनने और खुद को बनाए रखने के तरीकों में कुछ समानताएं होती हैं? जैसे हमने देखा बॉस्टन ब्राह्मण अपने खास स्कूलों, क्लबों, आपसी शादियों के जरिए अपनी पहचान और अपना रुतबा बनाए रखते थे। क्या ऐसी रणनीति हमें दुनिया के दूसरे हिस्सों के दूसरे समय के कुलीन वर्गों में भी देखने को मिलती हैं, भले ही उनके नाम और संदर्भ अलग अलग हों? ये सोचने वाली बात है कि कैसे सत्ता के जो ढांचे होते हैं वो समय और भूगोल के पार भी खुद को दोहराते से लगते हैं, चाहे उनका रूप बदल जाए। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो यूपीएससी की तैयारी करने वालों और हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक बार फिर ये याद दिलाना जरूरी है कि समसामयिक घटनाओं का विश्लेषण करते समय सिर्फ सतह पर ना रहें। ऐतिहासिक संदर्भ, शब्दों के सटीक अर्थ, इन सबको समझना महत्वपूर्ण है। चीज़ों को उनकी पूरी जटिलता में देखना जरूरी है, न कि उन्हें आसान या गलत लेबल लगाकर खारिज कर देना। हमें उम्मीद है कि इंडियन एक्सप्रेस के लेख पर आधारित ये चर्चा आपको उपयोगी लगी होगी, आपको कुछ नया सोचने को मिला होगा। अगर हाँ, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में कोई और सवाल है या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी बातचीत सुनना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हाँ, आपके सुझावों का इंतजार रहेगा।